तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। बीए फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और लगभग 2-3 वीडियो हमने पहले भी देख लिए हैं। तो मनु को हमने पढ़ लिया, मनुस्मृति को हमने पढ़ लिया और उसके बाद में हमने कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य था, चाणक्य की भी जो अर्थशास्त्र है विष्णुगुप्त, उसकी भी हमने जो अर्थशास्त्र वाली चीज़ें हैं वो भी हमने पढ़ ली। तो मनु और अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया यानी कौटिल्य को पढ़ लिया। आज का जो हमारा अगला दार्शनिक है, जो अपने अगले विचारक थे, वो थे शुक्र। तो शुक्र को आज हम पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट हम प्रश्न उत्तर ही कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी वाले वीडियोज़ आप देखते नहीं हो, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर आपके लिए डायरेक्ट लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे और जिनसे अच्छे खासे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप जिसमें भी अध्ययन कर रहे हो तो उसमें से लगभग आपके सिलेबस सेम ही रहता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा चीज़ कि आप एक बार अपना जो सिलेबस है, जो वेबसाइट होती है आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की, जैसे आप बीकानेर वाली वेबसाइट है या फिर जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लेना कि भाई आपके सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं है। ठीक है ना, तो सिलेबस के अनुसार फिर पढ़िए। तो मेरे हिसाब से तो 99% सिलेबस सेम ही होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ का। तो चलिए बीए फर्स्ट ईयर वालों की क्लासेस शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, और एक चीज़ और रह गई है, जो पीडीएफ है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको या तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी होगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लगभग 10-11 रुपये दे के इसको सारे के सारे जो आप पे करेंगे उसके अंदर मैं सभी जितने भी पूरी आप बुक है उसका जो है वो मटेरियल डाल दूंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको शुक्र के लिए पे करना है, आपको जितने भी दार्शनिक है, जितने भी पूरे क्वेश्चन आंसर है पूरी बुक का, वो आपको एक साथ मिलेगा पे करने पर। और पीडीएफ जो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी उसके अंदर आपको एक एक मिलेगा, जैसे कौटिल्य का अलग मिलेगा, शुक्र का अलग, प्रश्न उत्तर वाला जो पीडीएफ वो अलग मिलेगी। ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे आप क्या बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप पे करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ, सारी जो बुक है वो एक साथ मिलेगी, और टेलीग्राम पर आपको मिलेगी या कभी नहीं भी मिल सकती है, तो वो आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, लगभग 2 मिनट हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है। वैसे तो ये शुक्र भी हम इसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड, कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य के क्या कार्य हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पदोन्नति पर शुक्र के क्या विचार है। पदोन्नति यानी प्रमोशन, प्रमोशन पर शुक्र है वो क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार जब कोई कार्मिक जो काम करने वाला होता है वो अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ होता जाए तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, और पदोन्नति अंततः विभाग के प्रधान के पद तक की जा सकती है। यानी शुक्र का कहना है कि कोई आदमी अगर अपने काम के हिसाब से, मतलब अपने काम और अपने जो अनुभव है उसके आधार पर कोई श्रेष्ठ पद, मतलब श्रेष्ठ होता जाए, अपने काम में बेस्ट होता जाए, तो उसे प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए, वो भी श्रेष्ठ पद पर, यानी जितना ज़्यादा प्रमोशन हो सकता है उसको किया जाना चाहिए। और चाहे वो प्रधान ही क्यों ना, उसका मेन जो कंपनी है, जो भी चीज़ है, उसका विभाग का जो प्रधान है उसके पद तक भी उसकी पदोन्नति की जा सकती है, उसका प्रमोशन किया जाता है। ये शुक्र के विचार है पदोन्नति के ऊपर। यानी कि आदमी अगर अपने काम से अगर श्रेष्ठ है काम के अंदर तो उसको पदोन्नति की जानी चाहिए। इसका फेवर करता है कौन? शुक्र। अगला प्रश्न देखिए, शुक्र नीति में अपराध के प्रकार बताइए। कितने टाइप के क्राइम बताए गए हैं शुक्र नीति में। तो देखिए, शुक्र नीति में अपराध के प्रकार बताए हैं 4 प्रकार। कौन कौन से बताए हैं? कायिक अपराध, वाचिक अपराध, मानसिक अपराध और सांसारिक अपराध। अब आपसे ये तो अति लघुतरात्मक में तो केवल आपसे नाम पूछ लेता है। अब लघुतरात्मक प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि शुक्र नीति के अनुसार अपराधों की जो प्रकार है बताए हैं उसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किस प्रकार करेंगे वो भी आगे हम प्रश्न में देखेंगे। आगे प्रश्न आएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आपकी अप्रोच अलग अलग होना चाहिए लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, शुक्र ने कितने उपाय बताए हैं। उपाय मतलब किस चीज़ के बारे में, किस प्रकार कोई चीज़ बताने, किसी चीज़ को अगर मनाना है या फिर उस चीज़ें, तो उपाय इसने 4 बताए हैं, साम दाम दंड भेद। ये शुक्र ने 4 उपाय बताए हैं जो आज तक हम ऐसे कभी किसी को मनाना होता है तो हम कह लेते हैं कि चलो अब पहले साम से ट्राई करो, फिर दाम दो, फिर दंड, फिर भेद, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, ये साम दाम दंड भेद जो है शुक्र ने इसका उपाय बताया है सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिए, शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य के कोई 4 कार्य बताइए। कार्य बताने हैं, ये मिसप्रिंट है। तो शुक्र द्वारा जो प्रतिपादित राज्य उसके 4 कार्य कौन कौन से। तो लगभग जितने भी दार्शनिक है, चाहे मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, जो भी होंगे, वो मेन तो एक ही जो प्रमुख कार्य बताएगा वो प्रजा की रक्षा करना,
और लोक कल्याण करना, न्याय और प्रशासन। इसने थोड़ा केवल प्रशासन वाली चीज़ अलग बताई है, बाकी लगभग चाहे आपसे शुक्र पूछ ले, कौटिल्य पूछ ले, मनु पूछ ले, उसके राज्य के 4 कार्य, किसी भी राष्ट्र के कार्य पूछ ले, तो आपको ये 3 तो आपको कॉमन है, बताना ही है। प्रजा रक्षण, लोक कल्याणकारी और न्याय की व्यवस्था और प्रशासन, ये 4 कार्य, ठीक है, ये शुक्र के अनुसार ध्यान रखना। लगभग सभी दार्शनिकों के जो है उनके सेम ही है कल्याणकारी कार्य वगैरह। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य क्या है, तो अभी हमने वैसे तो पढ़ा ही है, मगर अब जो है हमें थोड़ी विस्तृत रूप में इस कार्यों की सूची बनानी है। पहले तो हमने शॉर्ट रूप में बताए थे 4 कार्य जो कॉमन चीज़ें थी, अब हमें थोड़ी विस्तृत चीज़ें बतानी है। शुक्र नीति के अनुसार देखिए 4 जो राज्य के प्रमुख कार्य हैं, 4 क्या जो भी आप बता सकते हैं। एक तो वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना, वर्णाश्रम व्यवस्था जिसे हम कहते हैं ना जाति व्यवस्था, उसको बनाए रखना राज्य का प्रमुख कार्य बताया शुक्र ने भी, ठीक है ना। मनु ने भी इस चीज़ का व्यवहार किया है कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए, और जो शुक्र है इसने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया है। फिर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, दंड की व्यवस्था वो उसको मतलब सुधारने के लिए है, उसके मानसिक और शारीरिक चीज़ों को। फिर आय व्यय का हिसाब रखना, यह भी राज्य का प्रमुख कार्य बताया है शुक्र ने। आय और व्यय कितना खर्चा होगा और कितनी आपकी कमाई, वो सारी चीज़ें हिसाब किताब रखना। लोकगीत और सामाजिक कल्याण संबंधित कार्य, सामाजिक लोकहित है ये, लोकहित, ठीक है, लोकगीत छप गया यहाँ पे, तो लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य ये राज्य का कार्य है। जैसे अब हमने प्रजा रक्षण का कार्य पढ़ा ना, वो सारी चीज़ वो मिलती जुलती है। फिर युद्ध करना, युद्ध आवश्यक दशाओं में युद्ध करना है, ऐसा नहीं जब भी मन उठाया और युद्ध कर लिया। आवश्यक दशाओं में, जब तक आवश्यक ना हो युद्ध करना भी शुक्र ने नहीं बताया कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक युद्ध नहीं करना चाहिए, ये ऐसा शुक्र का कहना है। तो अगला प्रश्न है कि शुक्र के अनुसार सचिव का प्रमुख कार्य क्या है। सचिव का कार्य देखिए जो सेना के संबंध में समस्त ज्ञान रखना, ये सचिव का पहला काम तो यही है कि सेना के संबंध जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो तो जरूरी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। फिर सेना संबंधित संपूर्ण कार्यों का जो निष्पादन का कार्य है उसको आवश्यक रूप से बताया गया है। 1 मिनट, ये पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है। हाँ, तो जो सेना संबंधित संपूर्ण कार्य है उसका निष्पादन करना ही सचिव का प्रमुख कार्य है। एक तो सेना का ज्ञान पूरा होना चाहिए और उसके जो कार्य है उसको अच्छे से प्रॉपर रूप से करना उसका प्रमुख कार्य, ये शुक्र ने बताया है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शुक्र के अनुसार राजा के 3 प्रमुख अवगुण, यानी अवगुण का मतलब दोष, राजा के 3 दोष कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको शुक्र के अनुसार बताना है। तो देखिए, एक तो शिकार करना, जुआ खेलना और मदिरापान आदि राजा के प्रमुख दोष है, अवगुण है, ठीक है ना। शिकार खेलना है, जुआ खेलना और मदिरा पानी जो शराब वगैरह चीज़ें हैं, तो ये 3 राजा के प्रमुख दोष बताता है शुक्र, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, शुक्र ने संस्थान के संगठन में किन पदाधिकारियों को सम्मिलित किया है। संस्थान नहीं है ये, राज्य या फिर आप संस्था कह सकते हैं इसको, संस्थान नहीं है, संस्था जिसे हम शासन कह सकते हैं, उसके संगठन में जो प्रमुख पदाधिकारी शामिल किए हैं शुक्र ने, उनके आपको नाम लिखाने, नाम बताने, ठीक है। तो ये इतने सारे पदाधिकारियों का नाम इसने दे रखा है। तो एक तो पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्रांग विभाग, पंडित, सुमंत, अमात्य, दूत, ये सारे ही नाम है। आपको एग्जैक्ट अगर प्रश्न आ जाए आपके, तो आपको ये एग्जैक्ट नाम लिखना है, तभी आपके नंबर पूरे लिखेंगे। जैसे कि आपको हमारे अभी आपसे पूछ ले वर्तमान स्वरूप में जो संगठन में किन पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। अगर आज की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, इस प्रकार के ये मंत्री अभी वर्तमान स्वरूप में चल रहे हैं। मगर जो शुक्र ने बताए हैं वो ये मंत्रियों के नाम हैं, ठीक है ना, ये भी एक तरह के मंत्री ही है। फिर अगला जो प्रश्न हम देखते हैं कि शुक्र के अनुसार कार्मिक प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखी है। तो अब हम लघुचात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं। तो पिछले तो जितने प्रश्न लगभग करें वो अति लघुचात्मक थे, ठीक है। अब लघुचात्मक प्रश्नों में पहला यही है कि कार्मिक प्रशासन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक, टिप्पणी देखिए, शुक्र नीति में कार्मिक प्रशासन के लिए एक सामान्य आचार संहिता स्वीकार की गई है। कर्मचारी द्वारा सत्य, परोपकार व अनुशासन के गुणों की उपेक्षा की गई। मतलब जो कर्मचारी है वो सत्यवादी होना चाहिए, परोपकार से युक्त और अनुशासन उसके अंदर होना चाहिए, ये गुणों की आवश्यकता उसके अंदर महसूस की गई है, ये शुक्र बताता है। फिर हिंसा की प्रवृत्ति, असत्य भाषण को कार्मिकों का प्रमुख दुर्गुण माना गया है। हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसक नहीं होना चाहिए, ये तो इसके गुण अवगुण बताए। जैसे अभी हमने राजा का अवगुण पढ़े, वैसे ही ये कार्मिकों के प्रमुख दुर्गुण माने हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि शुक्र के अनुसार जो कार्मिक है उसके अवगुण कौन से हैं। तो ये 2-3 जो अवगुण हैं, हिंसा की प्रवृत्ति और असत्य भाषण, ये सारी चीज़ें प्रमुख अवगुण हैं किसके, कार्मिकों के। फिर कार्मिकों के वेतन को एक निश्चित वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने का सिद्धांत
बनाया गया है, यानी कि उनको पेमेंट किस प्रकार देंगे, सैलरी किस प्रकार देंगे, उसका भी एक निश्चित सिद्धांत है, ठीक है, निश्चित देना है उसको। फिर समयबद्ध पदोन्नति के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। कर्मचारियों को गुप्त अंतराल पर तथा विशिष्ट परिस्थितियों में अवकाश प्रदान किया जाना भी आवश्यक माना गया है। शुक्र नीति में कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही भविष्य निधि की व्यवस्था किए जाने पर भी बल दिया गया है, यानी उसको पेंशन वगैरह दी जानी चाहिए। ये शुक्र बताता है कि कर्मचारियों को पेंशन देनी चाहिए, अवकाश भी उनको प्रॉपर मिलना चाहिए समय के हिसाब से। और फिर उनके भविष्य निधि यानी जो फ्यूचर के जो आते हैं पीपीएफ या ईएमएफ जो भी अकाउंट होते हैं उसके हिसाब से उनको भविष्य में जो भी सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए आर्थिक आधार पर। ये शुक्र अपना बताता है, ठीक है ना, अपने विचारों के अंदर शुक्र नीति में। फिर अगला प्रश्न आता है शुक्र नीति में वर्णित राज्य के सप्तांक सिद्धांत को समझाइए। तो सप्तांक सिद्धांत जैसे हमने कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत पढ़ा, तो कौटिल्य और लगभग ये जो शुक्र है उसका सेम ही सप्तांक सिद्धांत है। सप्तांक सिद्धांत में मतलब जो एक राज्य है उसके अंदर क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको 7 तत्वों का नाम लिखना है। तो 7 जो अंग है वो यहाँ पे बताए गए हैं, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ठीक है ना। ये 7 लोग मिलकर एक राज्य बनाते हैं, ये राज्य के सप्तांक सिद्धांत कहलाता है, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए, शुक्र द्वारा वर्णित राष्ट्र एवं राज्य के मध्य अंतर का उल्लेख कीजिए, यानी राष्ट्र और राज्य के बीच के अंदर क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो शुक्र नीति में राज्य व राष्ट्र के मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया है। शुक्र ने राष्ट्र की परिभाषा देते हुए दो प्रकार के तत्वों को राष्ट्र की धारणा में सम्मिलित किया गया है। 2 प्रकार तत्व है, ये राष्ट्र की धारणा है। तो कौन कौन से तत्व, एक तो स्थावर तत्व है और एक जीवंत तत्व है। स्थावर तत्व का मतलब जो एक जगह स्थिर है, जो अपनी जगहों से हल नहीं सकते, जैसे भूमि वगैरह, पर्वत, प्राकृतिक संपदाएं, ये राज्य के अंदर आवश्यक तो है, राज्य के अंदर ये होनी चाहिए, तभी तो राज्य का विकास होगा, ये राज्य की जो है प्रगति होगी। तो ये स्थावर तत्व है। और जीवंत तत्व हैं जो जैसे मनुष्य वगैरह चलता फिरता, वो सारी चीज़ें जीवंत तत्व में। तो ये 2 प्रकार की अवधारणाएं राज्य के अंदर सम्मिलित की गई है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि राज्य की अवधारणाओं में 2 तत्वों के नाम लिखिए, तो ये आपको नाम लिखना है, स्थावर तत्व और जीवंत तत्व है। फिर राज्य व राष्ट्र के मध्य भेद को और अधिक स्पष्ट बताते हुए ग्रंथ में कहा गया शुक्र नीति में ना कि विशिष्ट राज्य पर संप्रभु का नियंत्रण उस राज्य का रूप प्रदान करता है, यानी कि एक संप्रभु का मतलब है उसके ऊपर खुद का कंट्रोल, ना कि किसी दूसरे का कंट्रोल। जैसे भी भारत वर्तमान में संप्रभु देश है, तो संप्रभु का मतलब ये है कि भारत जो भी अपना डिसीजन है वो किसी के दबाव में नहीं लेगा, वो अपना खुद का जो भी फैसला होगा वो अपने हिसाब से लेगा, उस पर किसी का भी दबाव नहीं हो सकता, तो इससे संप्रभु कहते हैं, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, शुक्र नीति में वर्णित युद्ध संबंधी विचार संक्षेप में बताइए। युद्ध पर क्या विचार बताएं शुक्र ने। तो देखिए, शुक्र नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार परस्पर शत्रु भाव रखते हुए 2 व्यक्तियों का अस्त्र शस्त्र आदि द्वारा जो व्यापार होता है उसे युद्ध कहते हैं। ये युद्ध की परिभाषा है कि जो शत्रु भाव से 2 व्यक्ति आपस में अगर अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, लड़ाई वगैरह करते हैं, तो उसे युद्ध कहते हैं। युद्ध के समय विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करते हुए शुक्र ने स्पष्ट किया है कि युद्ध का बहुतों के साथ, एक का एक के साथ अथवा दो का दो के साथ हो सकता है, यानी कि युद्ध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भाई बहुत सारे लोग मिलकर आपस में लड़ रहे हैं, और कोई एक आदमी से लड़ रहा है, या दो आदमी से लड़ रहे हैं, 3 आदमी, तो उस प्रकार ये अलग अलग स्वरूप है युद्ध के शुक्र के अनुसार, ठीक है ना। तो ये 3-4 प्रकार के स्वरूप बताए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजनीतिक चिंतन को शुक्र की 2 प्रमुख देन की व्याख्या कीजिए, यानी कि राजनीतिक चिंतन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें शुक्र की क्या क्या देने हो सकती है, शुक्र ने क्या देन दी है उसके अंदर, तो वो आपको बताने हैं। तो 2 प्रमुख देनों का नाम आपको लिखना है। एक तो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन शुक्र ने किया है, जैसा हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा राज्य व राष्ट्र के बीच भेद का प्रतिपादन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्र के अनुसार, क्योंकि बाकी जितने भी जो चिंतक हुए हैं, जो राजनीतिक चिंतक हुए, जैसे हमने पढ़ा मनु और कौटिल्य, तो उन्होंने राज्य व राष्ट्र के बीच में भेद नहीं किया, उन्होंने अंतर स्पष्ट वो नहीं कर पाए। मगर जो शुक्र है वो राज्य व राष्ट्र के बीच में भेद का अंतर इसका प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले जो देन है वो शुक्र की है, लोक कल्याण का राज्य का प्रतिपादन। तो शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्र को अति व्यापक बताया। शुक्र राज्य को कल्याणकारी गतिविधियों का जो विवरण प्रस्तुत करता है वह कौटिल्य और मनु की तुलना में अधिक विस्तृत है, यानी कि कौटिल्य और मनु ने जो विवरण राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दिया था, तो उसमें थोड़ा शॉर्ट के अंदर थोड़ा छोटा है, और जो शुक्र देता है राज्य का प्रतिपादन अपने शुक्र नीति में, तो वो थोड़ा विस्तृत है, वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अधिक विस्तारवादी है, ठीक है। फिर दूसरी जो देन है शुक्र की, वो है राज्य व राष्ट्र के बीच में उसने भेद का प्रतिपादन किया है। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों में केवल शुक्र एकमात्र विचारक है जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच स्पष्ट भेद किया और बताया कि किसी राष्ट्र को संप्रभु सत्ता मिल जाने पर उससे राज्य का रूप प्राप्त हो सकता है,
यानी कि कोई भी अगर राज्य या फिर राष्ट्र या फिर जो भी विभाग है उसके ऊपर अगर संप्रभु सत्ता उसको मिल जाए तो वो राज्य प्राप्त, उसको राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है। ये शुक्र कहता है। ये राज्य और राष्ट्र के बीच के अंदर भेद बताया, यानी कोई भी राष्ट्र तो हो सकता है, वो किसी का गुलाम भी हो सकता है, मगर जब वो संप्रभु हो जाएगा, जब उस पर केवल खुद का कंट्रोल होगा, वो खुद के फैसले खुद ले सकता है, तो उससे राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और शुक्र ने क्या बात समझाने की कोशिश की है। तो अगला प्रश्न देखिए, शुक्र के अनुसार राजा और राज्य के क्या कार्य हैं। राजा और राज्य के क्या कार्य हैं। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के क्या कार्य हैं या फिर राजा के क्या कार्य हैं। तो ये दोनों प्रश्न फिलहाल इसमें कंपाइल किए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं इन दोनों को। शुक्र ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को सबसे अधिक महत्व दिया तथा शुक्र के अनुसार प्रजा के कल्याण और उसकी रक्षा के लिए राजा होता है। सब जो भी जितने भी चिंतक हैं, उन जो भी आप कह सकते दार्शनिक है, उनका मेन फोकस यही है कि राज्य का कार्य एक तो प्रजा का रक्षा होना है और जो लोक कल्याण है वो सारी चीज़ें, तो ये तो मुख्य कार्य है। फिर शुक्र ने राजा के 8 कर्तव्य बताए हैं। तो कर्तव्य क्या क्या है वो हमको देखना है। ठीक है। राजा के 8 कर्तव्य देखिए, प्रजा का पालन पोषण करना, दान देना, दुष्टों का दमन करना, राजसूय यज्ञ करना, अन्य राजाओं से कर लेना, कोष एकत्रित करना, शत्रुओं का मर्दन करना, भूमि का विस्तार करना आदि। ये 8 कर्तव्य हुए कि नहीं आप गिन लेना। ठीक है ना। तो 8 कर्तव्य ये बताए हैं शुक्र ने। फिर देखिए, साथ ही शुक्र ने एक जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी की है। तो यही तो राज्य का मेन कार्य है कि भाई जन कल्याणकारी होना चाहिए और लोक कल्याणकारी होना चाहिए। फिर जिसमें राज्य का विस्तृत कार्य क्षेत्र का भी वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, शुक्र के दंड के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। शायद आज का लास्ट प्रश्न यही है। ठीक है ना। तो लास्ट प्रश्न है दंड, यानी शुक्र ने जो दंड की व्यवस्था की है अपने राज्य के अंदर, अपने लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर, उसके आपको सिद्धांत का विवेचन करना है कि क्या सिद्धांत है दंड का। तो तो शुक्र ने दंड का ऐसे साधन माना है, दंड को ऐसे साधन माना है जिसमें असत्य आचरण से निवृत्ति होती है, यानी कोई जो मिथ्या या झूठा कोई भी आचरण है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं दंड से, दंड देकर। कोई झूठ बोलता है दंड दो उसको, तो वो आइंदा से झूठ नहीं बोलेगा, इसका मतलब ये है। फिर इससे व्यक्ति का दमन होता है। और शुक्र नीति से राजा को परामर्श दिया गया है कि वे दंड शक्ति का प्रयोग करते वक्त सावधानी बरते, यानी सावधानी बरते। किस चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए राजा को दंड देने में? निष्पक्षता का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दोषी है उसको तो दंड दे ही नहीं रहे हैं और जो दोषी नहीं है उसको दंड दिया जा रहा है। ठीक है। ये क्या दब गया आपने, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, डिलीट कर देते इसको। फिर देखिए, निष्पक्षता का मतलब वो निष्पक्ष होना चाहिए दंड देने में, और जो भी गवाह वगैरह जो भी क्या कहते हैं उसको सबूत है, साक्ष्य है, उसको आधार पर उसको दंड देना चाहिए। साथ ही दंड के निदान में अपराध की प्रकृति और गुरुता का पूर्वाग्रह व निजी इच्छा से दंड की निर्धारित नहीं किया जाना, यानी कि राजा को पहले से ऐसा सोच कर नहीं चलना चाहिए कि इसको ये दंड देना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए। राजा का पहला काम यही है कि दंड निर्धारण विधि के प्रावधान, यानी जो भी कानून है उसके हिसाब से और साक्ष्य के आधार पर करे, यानी सबूत और विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा अपनी मनमर्जी से दंड दे दे और अपनी इच्छा से दंड दे दे। तो ये दंड का प्रमुख सिद्धांत बताया है शुक्र ने। ठीक है ना। ये फिर से चलिए कोई बात नहीं। तो लगभग अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर, और आज का प्रश्न इतना ही है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये प्रश्न और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है समझ में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम अपना तरीका भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और ये PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।